लास्ट क्लास में कौन सा शुगर बताया था मैंने? शायद मॉडिफाइड शुगर्स बताए थे। मॉडिफाइड मोनोसैकेराइड्स। तो मॉडिफाइड मोनोसैकेराइड में कौन सा हुआ था पहला वाला? शुगर अल्कोहल्स। हाँ, शुगर अल्कोहल्स हुआ था ना पहला वाला। यस सर। हाँ, चलो अब आप लोग बता दो मुझे गैलेक्टोज के शुगर अल्कोहल को क्या कहता है? गैलेक्टिटोल। और दूसरा नाम क्या है? ड्यूलाटोल। हाँ, गैल्सिटोल। हाँ, तो जरा बच्चों आप लोग बता दो मुझे ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या है? सॉर्बिटोल। ग्लूकोज, हाँ ना, वो तो शुगर अल्कोहल हो गया। ग्लूकोज का दूसरा नाम, ग्लूकोज का एल्डोहेक्सोज। और क्या बताया था? और कौन सा शुगर कहते हैं हम इसे? ब्लड शुगर और सर ग्रेप शुगर। वेरी गुड। ब्लड शुगर, ग्रेट या डेक्सट्रोज या डेक्सट्रोज भी डेक्सट्रोज का। और डेंट्रोज भी कहते हैं सर। हाँ, कौन सा शुगर सबसे स्वीटेस्ट शुगर है? फ्रुक्टोज। फ्रक्टोज। फ्रक्टोज है ना। तो हाँ सर। बच्चों जरा जो ग्लूकोज है उसका कौन सा रिंग स्ट्रक्चर होता है स्टेबल? क्या 6 मेंबर्ड पायरन पायरानोस होता है? पायरानोस रिंग होता है। हाँ, जरा हम लोग ग्लूकोज का अगर हम लोग बताएं कि एनोमर 2 होता है, तो अगर हम कहेंगे अल्फा ग्लूकोज तो कहाँ किस साइड होना चाहिए? OH ऑन द फर्स्ट कप, ऑन द मतलब अल्टरनेटिव होना चाहिए था फर्स्ट पे। या तो डायगोनल होना चाहिए या कहेंगे हम अगर नीचे होगा फर्स्ट पे तो ये कहें। और बीटा का चलो बच्चों आप लोग मुझे लेक्टिन का एग्जांपल बता दो। कॉन्कानावेलिन ए। वेरी गुड, कॉन्कानावेलिन ए। आप लोग मुझे टॉक्सिन्स का एग्जांपल बताओ। एब्रिनरिसिन। वेरी गुड, एब्रिनरिसिन। चलो आप बता दो मुझे कि जो एसिड सॉल्युबल पूल में जो माइक्रोमोलिक्यूल्स आएंगे उनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? लेस देन Less than 800 Dalton। वेरी गुड, लेस देन 800 डाल्टन। क्या लिपिड माइक्रोमोलिक्यूल है या लिपिड मैक्रोमोलिक्यूल है? माइक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल। तो क्या लेकिन लिपिड किसके साथ मिलता है? सॉल्युबल पूल से या एसिड इनसॉल्युबल पूल से? इनसॉल्युबल। सॉल्युबल पूल से। तो लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? लेस देन 800 लेस देन 800 डाल्टन, है ना। गुड। और चलो आप लोग बता दो मुझे कि जो कौन, अगर मैं आप लोगों से बता दूं व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एल्डोपेंटोस, तो क्या बताएंगे आप एल्डोपेंटोस का एग्जांपल? राइबोस। और कल लास्ट लेक्चर में बताया था जाइलोस भी होता है एल्डोपेंटोस, है ना। तो तो अब आप लोग बता दो मुझे कि जो कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या सारे कार्बोहाइड्रेट शुगर्स होते हैं या कुछ ही कार्बोहाइड्रेट शुगर्स होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं? कुछ ही कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कौन से? मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स। गुड। तो जरा कौन सा शुगर, कौन सा कार्बोहाइड्रेट नॉन हाइड्रोलाइटिक होता है? मोनोसैकेराइड्स। और बाकी ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड जो है हाइड्रोलाइटिक, दे कैन बी ब्रोकन बाय द हेल्प ऑफ द वाटर। चलो अब हम लोग का जो टॉपिक है वो सेम ही चलेगा फिलहाल, मॉडिफाइड शुगर्स। मॉडिफाइड शुगर्स में आप लोग को पहला वाला मॉडिफाइड शुगर बताया था शुगर अल्कोहल। हाँ, तो अब आप लोग सेकंड वाला जो लिखेंगे उधर में, और यू कैन राइट देयर शुगर एसिड्स। शुगर एसिड्स में लिख लेना दे आर फॉर्म्ड due to oxidation of simple sugars। तो बच्चों अगर मैं यहां से आप लोगों को एक बता दूं सिंपल शुगर, और यहां से हम लोग देखेंगे शुगर एसिड क्या होगा उसका, तो ये खाली ऑक्सीडेशन से बनेगा।
और शुगर अल्कोहल बना था रिडक्शन से। अगर मैं यहाँ पे ग्लूकोज मानूं और ग्लूकोज का यहाँ में ले लूं CHO और ये ग्लूकोज के 4 कार्बन है और उन 4 कार्बन पे H और OH है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे होल 4 लिखूंगा और यहाँ पे ग्लूकोज का जो है CH2OH है। नाउ यू नो दैट दिस इज ग्लूकोज है। और बच्चों अगर इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो ये ग्लूकोज जो है उसका पहला वाला कार्बन एटम भी ऑक्सीडाइज हो सकता है और लास्ट वाला कार्बन एटम भी ऑक्सीडाइज हो सकता है और दोनों भी ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, पहला वाला भी और लास्ट वाला भी। तो फिलहाल हम लोग को यहाँ पे लेना है कि लास्ट वाला अगर ऑक्सीडाइज हो जाए तो क्या होगा। जब लास्ट वाला ऑक्सीडाइज होगा तो अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है तो बच्चों क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड। हाँ, तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाए तो यहाँ CH2OH है तो यहाँ COH बन जाएगा और इसको हम लोग कहेंगे ग्लूकोयूरानिक एसिड। और इसी तरीके से अगर गैलेक्टोज होगा तो उस गैलेक्टोज का अगर ऑक्सीडेशन हो जाए, जरा बच्चों क्या होगा शुगर एसिड ऑफ गैलेक्टोज, गैलेक्टोनिक एसिड, गैलेक्टोयूरानिक एसिड। तो अब आप लोगों को ये दो याद रखना पड़ेगा, one is galactouronic acid and second is glucouronic acid. Is this clear? हाँ सर। हाँ, ये वाला और ये वाला याद रख लेना, दे आर द शुगर एसिड्स। तो ये था शुगर एसिड के बारे में। और शुगर एसिड के बाद में जो है आप लोग तीसरा वाला लिख लेना उधर, एमाइनो शुगर्स। एमाइनो शुगर्स एंड देयर एसिटाइलेटेड फॉर्म। आप लोगों को ये केमिस्ट्री में चाहिए, बायोलॉजी में आपको खाली नाम याद रखना है, फाइनल नाम ये वाला और ये वाला, और बाकी इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना। ये मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें आप लोग लिख लेना कि ये फॉर्म होते हैं ड्यू दे आर फॉर्म्ड, दे आर फॉर्म्ड बाय द एमाइनेशन, by the amination and acetylation. Acetylation of simple sugars. Is this clear? I am also कितना करो। माइक्रोफोन अपना बंद रख लो। They are formed due to the amination and acetylation of simple sugars. Are you done with this? Yes sir. No sir. Yes sir. No sir. चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कैसे बनेंगे ये। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ में सिंपल शुगर ले लूं और उसका मैं यहाँ पे आपको एमाइनो शुगर बता दूंगा और मैं यहाँ पे आप लोगों को एसिटाइलेटेड फॉर्म दिखा दूंगा उसका। तो ये बड़ा सिंपल है और नाम याद रखना है फाइनल। तो मैं यहाँ में स्टार्ट करूंगा ग्लूकोज से और ग्लूकोज का मैं आपको पूरा रिंग दिखाया कैसे होता है। मैं अब टाइम बचाने के लिए पूरा सारा अब वापस नहीं बनाऊंगा, मैं खाली ऐसे बनाऊंगा ये ग्लूकोज का। और मुझे ये वाला कार्बन एटम चाहिए, तो यहाँ आप लोगों को पता है H है और यहाँ आप लोगों को पता है OH है। So here it will be H and here it will be OH. तो इस ग्लूकोज को अब मैं यहाँ में एमाइनेशन कराऊंगा। तो बच्चों जब एमाइनो ग्रुप आएगा तो वो ग्लूकोज के सेकंड कार्बन एटम पे अटैच होता है।
और ये ग्लूकोज का सेकेंड कार्बन है और ये बन जाएगा NH2 और इसको कहते हैं ग्लूकोसामाइन। और जो ये वाला है जरा, ये क्या था इधर? ग्लूकोज। तो अब अगर मैं इस ग्लूकोज का एसिटाइलेशन करूं, और एसिटाइलेशन से क्या होगा, जो ये ग्लूकोज का सेकेंड कार्बन एटम पे अमाइनो ग्रुप है, उसी अमाइनो ग्रुप के साथ एसीटेट अब रिएक्ट करेगा। तो मीन्स यहाँ H आएगा और यहाँ में ऑलरेडी NH था, NH2 था, लेकिन मैं अब यहाँ पे NH लिखूंगा, तो अब आएगा एसीटेट और बन जाएगा COCH3। तो जब मैं ये CH3 कहूंगा तो इसका नाम जो होगा दैट विल बी N-acetyl glucosamine। N-acetyl glucosamine, और इसी को हम लोग शॉर्टली NAG कहते हैं। बता दो NAG का फुल फॉर्म क्या है? एट्रोएसिटाइल ग्लूकोसामाइन। N-acetyl glucosamine। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अमाइनो ग्रुप अटैच हुआ था और यहाँ में एसिटिक एसिड आया था। सो यू कैन ऑल्सो राइट हियर, जैसे यहाँ में अमाइनो ग्रुप आया और फिर वो बाइंड हो गया। तो बच्चों यहाँ में एसिटिक एसिड आया और एसिटिक एसिड में CH3COO यहाँ पे आया और फिर वाटर मॉलिक्यूल ये H और इसका OH बाहर आया और यहाँ में एसिटेट बाइंड हो गया, तो इसीलिए कहेंगे N-acetyl ग्लूकोसामाइन। अब लिख लो जरा गैलेक्टोज का ये दोनों नाम। चलो अब गैलेक्टोज का खुद लिख लो। अगर हम गैलेक्टोज का अमाइनेशन करेंगे तो क्या बनेगा नाम? जल्दी, गैलेक्टोसा एमाइन। तो बच्चों अगर एसिटिक एसिड जोड़े तो क्या कहेंगे? N-acetyl गैलेक्टोसामाइन। N-acetyl, ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा बिकॉज NCERT ने ये नाम दिए हुए हैं। और जब आप बॉटनी पढ़ेंगे तो बॉटनी में आप लोग पेप्टाइडोग्लाइकन पढ़ते हैं बैक्टीरिया का सेल वॉल में, और वहां पे भी आपको नेम और नैग याद रखना पड़ता है। तो नैग यही हो गया N-acetyl ग्लूकोसामाइन। और अगर गैलेक्टोज होगा तो गैलेक्टोसामाइन और N-acetyl गैलेक्टोसामाइन। इज दिस क्लियर? यस सर। तो अब आपको फाइनल ये नाम दो जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एक ये N-acetyl ग्लूकोसामाइन और ये N-acetyl गैलेक्टोसामाइन। और ये था रिगार्डिंग द मॉडिफाइड शुगर्स, और जिसमें आप लोगों ने शुगर अल्कोहल देखा, अमाइनो शुगर्स देखे, और आप लोगों ने जो है शुगर एसिड्स देखा। शुगर एसिड ऑक्सीडेशन से बनता है और अमाइनो शुगर्स एंड देयर एसिटाइलेटेड अमाइनेशन और एस्टाइलेशन से बनता है, और प्लस जो अल्कोहल है शुगर अल्कोहल वो बनता है रिडक्शन से। तो अब आप लोगों को एक क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन जो है दैट इज आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ द आइसोमेरिज्म, और इसीलिए आप लोग हेडिंग कर लेना इधर में आइसोमेरिज्म इन मोनोसैकेराइड्स। ये हम लोगों का इसका एक और सब टॉपिक है, आइसोमेरिज्म इन मोनोसैकेराइड्स। तो बच्चों पहला वाला आइसोमेरिज्म जो है वो लिख लेना कैपिटल DNL आइसोमेरिज्म। और इसमें लिख लेना द two isomers differ in their configuration at penultimate carbon atom। और
पेनल्टीमेट कार्बन एटम का मतलब क्या है? सेकेंड लास्ट कार्बन एटम। आप लोग नोट्स मेंटेन कर रहे हैं या आप लोग वो स्क्रीनशॉट वगैरह ले रहे हैं? हाँ, अपना कॉपी, अपना नीट एंड क्लीन कॉपी मेंटेन कर लेना, बिकॉज इट विल बी वेरी टफ। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट स्लाइड वगैरह लेते जाएंगे तो कम से कम 4000 5000 स्क्रीनशॉट बनेंगे, तो कितना पढ़ोगे फिर मोबाइल से? वो या तो उनको प्रिंट निकालना है, तो कितना प्रिंट निकालोगे? तो बेटर है आप लोग को सफिशिएंट टाइम मिल रहा है तो आप लोग ये जूलॉजी वाले नोट्स जो है वो मेंटेन करते रहना। आपके कॉपी में एनसीईआरटी भी है, आपके कॉपी में एक्स्ट्रा भी है, तो बस आप लोगों को जरूरत है क्वेश्चन सॉल्व करने का और डाउट पूछने का, और आप लोग परफेक्ट हो जाएंगे। तो अब देखो बच्चों, यहाँ में अगर मैं बात कर लो, इधर ये सब CHO है, सिंपलेस्ट शुगर बताया था मैंने आप लोगों को कि ग्लाइसरल्डिहाइड होता है। तो ये ग्लाइसरल्डिहाइड का कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को पता था ऐसे है, और ये CH2OH। तो बच्चों अगर मैं इस ग्लाइसरल्डिहाइड को यहाँ में CHO और COH इस साइड लिखूं और मैं ये H इस साइड लिखूंगा, तो ये हो जाएगा CH2OH। और ये ग्लाइसरल्डिहाइड जो है यहाँ बन जाएगा डी ग्लूकोज, और सॉरी ये डी ग्लाइसरल्डिहाइड है, अभी हम डी ग्लूकोज का भी बनाएंगे। और यहाँ में लिख लेना एल ग्लाइसरल्डिहाइड। अब बता दो मुझे कितने कार्बन एटम है इस ग्लाइसरल्डिहाइड में? 3, 1 2 3। जरा सेकेंड लास्ट कार्बन एटम कौन सा होगा ग्लाइसरल्डिहाइड में? सेकेंड ही होगा, है ना? तो सेकेंड लास्ट सेकेंड ही होगा। तो यहाँ में क्या होगा, अगर OH राइट साइड होगा डी ग्लाइसरल्डिहाइड, और अगर OH लेफ्ट साइड होगा तो एल ग्लाइसरल्डिहाइड। आर यू डन विद दिस? यस सर। जरा आप लोग अपने कॉपी पे अब डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज बनाओ। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है। Are you done with that? यस। जरा बच्चों कहाँ पे आप लोग कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे अगर आप लोग डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज बनाएंगे? सेकंड लास्ट कार्बन। सेकेंड लास्ट कार्बन एटम क्या होगा ग्लूकोज में? कौन सा वाला? फिफ्थ। वेरी गुड, फिफ्थ। फिफ्थ पे, यानी कि सेकेंड लास्ट मींस ग्लूकोज में फिफ्थ होगा। तो आप लोगों को फिफ्थ पे अगर OH राइट साइड लिखेंगे तो वो हो गया डी ग्लूकोज, और अगर आप लोग ये लेफ्ट साइड लिखेंगे, सपोज ये CHO हो गया और यहाँ में OH होगा इसी तरफ, और यहाँ में ये होगा इस तरफ, और ये होगा H इधर, और फोर्थ पे OH राइट साइड ही होगा। और लेकिन हमें अब फिफ्थ पे चेंज करना है, फिफ्थ पे OH इधर होगा और H इधर होगा, बच्चों ये वाला होगा CH2OH। And now we came to know this is here D glucose, and guys this one is here L glucose, and you also came to know the difference will be at the fifth carbon atom, and it is the penultimate carbon atom. Fifth and fifth. आप लोग कहते हैं ना शेल, पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल कौन सा शेल होता है, आउटर शेल या द शेल व्हिच इज इनर टू आउटर शेल? इनर टू आउटर शेल। सेकंड लास्ट शेल जो है उसको हम पेनल्टीमेट, तो यहाँ पे भी होगा पेनल्टीमेट कार्बन एटम।
तो ये था रिगार्डिंग डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज के बारे में। चलो अब आप लोग क्वेश्चन लिख लो उधर। कैलकुलेट द टोटल आइसोमर्स of linear glucose. Calculate the total number of isomers in linear glucose. तो अब मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बता दूंगा, क्योंकि एक फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। तो वो फॉर्मूला इस तरह है, टोटल आइसोमर्स जो हैं ऑफ मोनोसैकेराइड, ऑफ लीनियर मोनोसैकेराइड, तो वो बराबर होता है 2 रेज्ड पावर n। और बच्चों जहां n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम। अब जरा कर लो आप, अब तो इजी है। आप नाउ सॉल्व दिस। क्या होगा टोटल आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज का? 16। हाँ 16 वेरी गुड, 16 होगा। सो टोटल आइसोमर्स इन ग्लूकोज इज इक्वल टू 2 रेज्ड पावर व्हाट? 4। तो वही कितना आएगा? 16 आएगा। तो वी नो दैट n is 4 फॉर ग्लूकोज, क्योंकि आप लोगों को मैंने लीनियर ग्लूकोज में बताया था 4 कायरल कार्बन एटम होता है। Are you done with this? Yes, sir. So ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लेना, और जब भी आप लोगों को कैलकुलेट करना होगा, एंड आप लोग इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी मोनोसैकेराइड का। क्या ये रिंग स्ट्रक्चर के लिए एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला, या ये लीनियर स्ट्रक्चर के लिए एप्लीकेबल है? लीनियर के लिए ये एप्लीकेबल, हाँ ये एप्लीकेबल रिंग के लिए नहीं है। सो ये था रिगार्डिंग डी और एल आइसोमेरिज्म इन द मोनोसैकेराइड्स। तो अब हम लोग सेकेंड आइसोमेरिज्म जो देखेंगे, एंड दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम जो है, इसको हम लोग स्मॉल डी एंड स्मॉल एल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। उधर में कैपिटल और कैपिटल, यहाँ पे स्मॉल, और इसको हम लोग प्लस माइनस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। In this isomerism, the isomers rotates plane of polarized light. Plane of polarized light either towards right or left due to the presence of chiral carbon atom. अब बता दो क्या नेसेसरी है अब इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए? कायरल कार्बन एटम बड़ा मस्ट है। अगर कायरल कार्बन एटम नहीं होगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। तो आप लोगों को मैं ऐसे बता दूं, अगर हम लोगों के पास एक लाइट है, और लाइट जो है सपोज उसका ऐसे डायरेक्शन है, तो ये लाइट है और ये इसके पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, लाइट पार्टिकल्स। तो सपोज इस लाइट का मल्टीपल वेवलेंथ है, और ये मल्टीपल वेवलेंथ की वजह से इसका जो वाइब्रेशन हो रहा है लाइट पार्ट वो डिफरेंट है। तो बच्चों इस लाइट को हम लोग कहते हैं मल्टीपोलराइज्ड लाइट। और अगर
अगर हमने इस मल्टीपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज बनाना हो तो हमें क्या करना होता है, इसको एक निकोल प्रिज्म से पास करना होता है। निकोल प्रिज्म जो है वो एब्जॉर्ब करता है लाइट को और एक ही वेवलेंथ लाइट छोड़ देता है, और हमारे पास जो लाइट जो है वो अब ऐसे आएगा, और जिसका एक ही वेवलेंथ होगा तो वो एक ही डायरेक्शन में अब वाइब्रेट करता रहेगा। तो इस लाइट को हम लोग कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। अब क्या करेंगे, आप इस प्लेन पोलराइज लाइट को हम लोग बीच में एक सॉल्यूशन रख लेंगे। तो बच्चों ये सॉल्यूशन मानेंगे हम कि ये कार्बोहाइड्रेट का सॉल्यूशन है। ठीक, और अब ये कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन जो बीच में हमने रखा, तो अब ये सॉल्यूशन या तो लाइट को डिविएट कर सकता है राइट, या तो डिविएट करेगा लेफ्ट, और या तो डिविएट करेगा, या तो डिविएट ही नहीं करेगा। तो मानेंगे हम हमारे पास 3 सर्कमस्टेंसेस आएगा। ऐसे एक आएगा, तो हम लोग कंसिडर करेंगे सपोज एक ऐसे आएगा, तो हम लोग कंसिडर करेंगे एक ऐसे आएगा हमारे पास। तो अब ये लाइट जरा आप बता दो किस तरफ ये डिविएट हुआ, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ? राइट की तरफ है ना। तो जरा बच्चों बता दो मुझे, क्या यहाँ में लाइट डिविएट हुआ या अनडिविएटेड रहा? डिविएट ही नहीं हुआ। अब बता दो यहाँ में लाइट क्या हुआ, किस तरफ डिविएट हो गया? लेफ्ट की ओर डिविएट हुआ। तो जब लेफ्ट की ओर डिविएट होगा लाइट, तो इस आइसोमर को हम लोग कहते हैं लेवोरोटेटरी, और अगर लेफ्ट राइट की तरफ होता है तो उसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और यह कहते हैं स्मॉल डी, और यह कहते हैं प्लस। और यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, व्हाट दिस इज हियर? ऑप्टिकली नेगेटिव। और यहाँ में हम लोग क्या कहेंगे? लेवोरोटेटरी जो है ये स्मॉल एल होगा, और यह माइनस आइसोमर इसे कहते हैं। और इधर में आप लोग लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन। और बच्चों इसको लिख लेना यहाँ में प्रिज्म, और इसको लिख लेना प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और इसको लिख लेना मल्टीपोलराइज्ड लाइट। अब बता दो ग्लूकोज क्या अब लेवोरोटेटरी है या ग्लूकोज अब डेक्स्ट्रोरोटेटरी है? हाँ डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और जो फ्रुक्टोज है लेवोरोटेटरी। क्या था ग्लूकोज का दूसरा नाम? डेक्स्ट्रोज। So glucose is dextrorotatory. And fructose is levorotatory. Done? और सर तो ये हो गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और अब आप लोगों को याद रखना है कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को जूलॉजी से पूछा जाता है, तो वो ये वाला पॉइंट है। तो वो नेक्स्ट वाला पॉइंट आप लोग लिख लेना, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। सर थोड़ा बाकी रह गया। हाँ सर। सर बाकी क्या? हाँ पैक कर दिया, आप लिख लो। हाँ थैंक यू सर।
हो गया सबका? हाँ सर। हाँ, तो आप लिख लो वहां में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। बच्चों शो करेगा ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या नहीं? शो Yes, करेगा sir. या नहीं? नहीं करेगा, क्यों? यानी कि आप लोगों ने रिवाइज अच्छी तरीके से नहीं करा है। क्या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में कायरल कार्बेटम था या नहीं? नहीं था। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ what? Chiral carbon atom। अब chiral carbon atom इसमें होता ही नहीं है, तो इसीलिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। और ये पॉइंट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और बाकी जो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, इन जूलॉजी यू कैन इग्नोर दैट, ठीक है, बट केमिस्ट्री में चाहिए आप लोगों को। चलो एक क्वेश्चन लिख लो आप। Which of the following sugars, या आप मोनोसैकेराइड्स भी लिख सकते हैं या कार्बोहाइड्रेट भी लिख सकते हैं, are present in human body? तो यहाँ में आप पहला ऑप्शन जो है, यू राइट द L ग्लूकोज, और यहाँ पे लिख लेना D ग्लूकोज, और यहाँ पे आप लोग लिख लेना सपोज बोथ D and L ग्लूकोज, और D लिख लेना L फ्रुक्टोज। बच्चों क्या होगा आंसर इसका? डी ग्लूकोज। वेरी गुड। क्यों होगा डी ग्लूकोज? क्यों होगा आंसर इसका डी ग्लूकोज? चलो अब आप लोग याद रख लेना रीजन इसका, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपको जूलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लिखो इन ह्यूमन बॉडी ओनली डी शुगर्स, या आप लोग लिख सकते हैं डी मोनोसैकेराइड्स। In human body, only D sugars are present, but in nature, both D and L monosaccharides are present. अब बच्चों बता दो, अगर हमारे बॉडी में कहीं फ्रक्टोज होगा, क्या वो डी फ्रक्टोज होगा या एल फ्रक्टोज होगा? एल। कैसे होगा एल भाई? डी दोनों। अरे डी होगा ना, कैसे दोनों हो सकता है? फिर आप लोगों ने समझ ही नहीं लिया मैंने कि मेरा जो कहने का मतलब। अरे हमारे बॉडी में राइबोस है, क्या राइबोस डी होगा, डी राइबोस, या एल राइबोस होगा, या दोनों होगा? हाँ अरे डी होगा, डी, और कुछ नहीं होता हमारे बॉडी में। ऊपर में यहाँ पे क्या लिखा? इन ह्यूमन बॉडी ओनली व्हाट? डी शुगर्स आर प्रेजेंट, बट नेचर में क्या होता है? डी होता है और एल भी होता है।
तो लेकिन हमारी बॉडी में जो भी शुगर होगा खाली क्या होगा, डी वाला फॉर्म होगा, एल वाला नहीं होता। राइबोस होगा डी, फ्रक्टोज होगा डी, गैलेक्टोज होगा डी, ग्लूकोज होगा डी, whatever will be present there, they will be only the D isomer, L isomer हमारे बॉडी में नहीं होता। Is this clear now? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. तो अब आप लोग तीसरा जाके लिख लेना वहां में, और ये पॉइंट को इम्पोर्टेंट कर देना, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट, और ये पूछा जाता है। तो तीसरा वाला लिख लेना अब, एपिमर्स। और एपिमर्स में लिख लेना, दे आर द two isomers, they are the two isomers of monosaccharides that differs in their configuration only at a single carbon atom. Only at a single carbon atom. They are the two isomers of monosaccharides that differs in their configuration only at a single carbon atom. Is this clear? Yes, sir. Science clear. हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे इन एपिमर्स का एग्जाम्पल, और इनका स्ट्रक्चर वाइज में आपको ये लाइन समझा देता हूँ, 2 लाइन इनका मतलब क्या है। तो नेक्स्ट जो है, अब इसमें लिख लेना आप, फॉर एग्जाम्पल लिख लेना ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज और C4 एपिमर्स। और यहाँ में आप लोग लिख सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल, ग्लूकोज एंड मैनोस और C2 एपिमर्स। अब देख लो इधर, हम लोग क्या करेंगे, आप लोग खुद भी बना सकते हैं। अगर मैं आप लोग का दिमाग बिल्कुल सही चल रहा है तो बिल्कुल आराम से आप लोग तीनों का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को कहूँ, तीनों शुगर्स हेक्सो शुगर है, कौन से? और बच्चों तीनों शुगर्स जो है वो एल्डो हेक्सोस है। अब बता दो, अगर तीनों शुगर एल्डो हेक्सोस है तो क्या होगा इनका फंक्शनल ग्रुप? एल्डिहाइड होगा। तो अब बना लो जरा स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, बीच वाला आप लोग ग्लूकोज बना देना। और मैं यहाँ में सब में CHO जोड़ दूंगा, और बच्चों सब में मैं यहाँ में CH2OH लगा लूंगा। और आप लोग अब खुद इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, मैं डायरेक्शन देते जाऊंगा। तो ये बीच वाला कौन सा ग्लूकोज है? डी ग्लूकोज। तो लेकिन अगर आइसोमर लेना है डी या एल तो एक ही वाला लेना पड़ेगा, दोनों नहीं लेना पड़ेगा। तो डी वाला ही लेना पड़ेगा या खाली एल वाला लेना पड़ेगा। एंड डी मैनोस। आप लोग जानते हैं कि ग्लूकोज का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो यहाँ में बताया था OH और यहाँ बताया था H, और here it will be OH and here it will be H. It is here H, it is here H, and this is OH here, and this one is OH here, and this one is H here. अब बच्चों क्या इन दोनों के बीच में, गैलेक्टोज और ग्लूकोज के बीच में डिफरेंस होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन में ओनली एट अ सिंगल कार्बन एटम,
या मोर देन वन कार्बन एटम? More than. Only. ओनली एट अ Only. सिंगल कार्बन एटम. Single carbon atom. अब अगर मैं आप लोगों से कहूँ ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कार्बन एटम 4 पे डिफरेंस है, जरा बना लो गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर. और मैं आप लोगों से कहूँ मैनोस और ग्लूकोज में C2 पे डिफरेंस है, अब बना लो मैनोस का स्ट्रक्चर. समझ आया या नहीं? अगर गैलेक्टोज और ग्लूकोज में खाली एक ही कार्बन एटम पे डिफरेंस है तो मतलब बाकी का कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा. तो ग्लूकोज में C4 में राइट है तो गैलेक्टोज में लेफ्ट होगा. और बच्चों बाकी सब सेम होगा, बाकी में कहीं में डिफरेंस नहीं होगा. और अगर यहाँ में OH राइट साइड है तो इसमें OH लेफ्ट साइड होगा और यहाँ में H होगा और बाकी सब ग्लूकोज की तरह होगा. Now see here, this is the second carbon atom of glucose and this is the fourth carbon atom of glucose, and this is the second carbon atom of mannose and this is the fourth carbon atom of mannose. अब क्या गैलेक्टोज और मैनोस को हम लोग एपिमर कह सकते हैं? अच्छा, क्या गैलेक्टोज और मैनोस को एपिमर कह सकते हैं? हाँ सर. नहीं, क्यों? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर डिफर करता है दो कार्बन एटम पे, तो उनका स्ट्रक्चर एक तो इधर भी डिफर करेगा, फोर्थ पे भी डिफर करेगा. तो इसीलिए गैलेक्टोज और मैनोस विल बी नेवर एपिमर्स. जरा कौन कौन एपिमर होगा एक दूसरे का? Lactose and glucose. गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज. ये कौन सा एपिमर्स बताया था? C4 epimers, because they differ at the fourth carbon atom, and these two differ at the second carbon atom, and that's why they are called as C2 epimers. तो एपिमर का डेफिनेशन आप लोगों को कभी कभार पूछा जा सकता है, but it is more important in chemistry than the biology. Are you done with this? Yes, sir. अब जो बच्चा सपोज जो बच्चा लगता है कि नहीं मुझे सेलेक्टिव पढ़ना है, मुझे इतना नहीं पढ़ना है और मैं समझाने के लिए मुझे बोलना ही बोलना पड़ेगा, तो क्योंकि डेफिनेशन आपको हो सकता है कभी कभार एपिमर का, तो आप लोगों को मैं NCERT वाला ब्रैकेट में लिखवाता हूँ, वो भी आप लोगों को बड़ा हेल्प करेगा. और जो बच्चा कोई चाहता है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है तो वो ब्रैकेट में लिख लेना इग्नोर्ड, कैन बी इग्नोर्ड, कैन बी स्किप्ड, या ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हैं कैन बी स्किप. तो लेकिन आपको ओवरऑल केमिस्ट्री वगैरह में चाहिए ही चाहिए. तो अब आप लोगों की मर्जी है, इस पे आप मेहनत करेंगे बट हार्म नहीं करेगा जूलॉजी में. तो इज दिस क्लियर नाउ? हाँ. तो ये है रिगार्डिंग व्हाट वी कॉल एज द एपिमर्स. अब आप लोग लास्ट वाला आइसोमर लिख लेना उधर में एंड यू विल राइट एनोमर्स, और इसमें लिख लेना the isomers that arises due to anomeric carbon atom. Anomeric carbon atom, और anomeric carbon atom के ब्रैकेट में लिख लेना कार्बोनिल कार्बन एटम, और that is C1 of aldose. बच्चों C डबल बॉन्ड O कहाँ में होता है कीटोनिक ग्रुप में? जरा C डबल बॉन्ड O कीटो शुगर में कहाँ में होता है, C1 में या C2 में? C2 में.
और एल्डो शुगर में कहाँ में होता है C डबल बॉन्ड O? C1 में। तो वो C1 और C2 आपकी उसको कार्बोनिल कार्बन एटम कहते हैं। तो लेकिन जो रिंग स्ट्रक्चर में जो है वो बना था एनोमेरिक कार्बन एटम। So the isomers that arises due to anomeric carbon atom are called as anomers. So the new chiral carbon atom in ring structure of monosaccharides at C1 or C2 is called as anomeric carbon atom. Look, the two anomers are alpha and beta anomers. For example, the anomers of glucose. तो बच्चों क्या है anomers of glucose? Are alpha glucose and beta glucose. तो अब ये अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज है, ये एनोमर है। तो बाकी आपको बताया था जब डायगोनली होगा OH और CH2OH तो अल्फा, अगर सेम साइड होगा तो बीटा होगा। और इसका एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं है क्योंकि वो मैंने आपको रिंग स्ट्रक्चर में सिखाया था कि C1 ऑफ एल्डोज बना था नया कायरल कार्बन एटम और C2 ऑफ कीटोज बना था नया कायरल कार्बन एटम। और वो नया कायरल कार्बन एटम जो रिंग स्ट्रक्चर में बनता है उसको एनोमेरिक कार्बन एटम कहते हैं। और जो उसकी वजह से दो आइसोमर एराइज होंगे, दे आर कॉल्ड एज एनोमर्स। वन इज अल्फा, सेकंड इज बीटा। जैसे अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, अल्फा फ्रक्टोज, बीटा फ्रक्टोज, अल्फा राइबोज, बीटा राइबोज, दे विल बी कॉल्ड एज एनोमर्स। Are you done with this? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, देखो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज बता दूं पहले कि बच्चों जो नीट का जो एग्जाम जो है ना, नीट का एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है। तो अब पैटर्न चेंज में से आप लोगों को पता है कि हर किसी सब्जेक्ट में जरा कितने क्वेश्चंस होंगे टोटल, 45 ही करना है, उतना ही है। तो लेकिन एक सेक्शन क्या है, सेक्शन ए, और दूसरा सेक्शन होगा व्हाट, बी। तो बच्चों सेक्शन ए में जरा बता दो कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं? 35 क्वेश्चंस। और यहाँ में आप लोगों को 10 करना है। हाँ, 10 फ्रॉम व्हाट, 15। तो अब आप लोग याद रख लेना, नीट में क्या होता था पहले, इजी क्वेश्चन होता था, एवरेज क्वेश्चन होता था, टफ होता था। तो ये जो क्वेश्चंस होंगे ना, इसमें आप लोग इजी फील करेंगे क्वेश्चन, और इसमें फेल आप करेंगे एवरेज मीडियम लेवल ऑफ, मीडियम टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो लेकिन जो ये 10 क्वेश्चन होंगे ना, और ये बड़ा टफ लेवल होगा। और याद रख लेना आप लोग, हाँ। और ये लगता है बच्चे को, अरे ये तो बड़ा इजी है यार, 10-15 में से 10 करना, लेकिन आप लोग याद रख लेना ये कंपटीशन को टफ बना देगा। और क्योंकि अब पहले अगर स्कूल में जब हम 12th 11th में होते थे तो वहां ऑप्शन मिलता था तो बड़ा खुश होता था बंदा, अरे यार यहाँ तो 15 में से 10 करना, ये तो थोड़ा इजी होगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये टफ होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को बड़ा कम टाइम होता है, और कम, अब वहां पे टाइम ही कम पड़ता है जो बच्चा पढ़ के जाए। तो जो बच्चा जूलॉजी बॉटनी को 40 मिनट में खत्म करेगा, वही बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा क्वेश्चन करेगा। और जो बच्चा 1.25 घंटा 1.5 घंटा बायोलॉजी को देगा,
वो केमिस्ट्री फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकता। और जब तक ना उसका फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाए तब तक उसका सिलेक्शन नहीं होगा। बिकॉज अब असम में ऐसा सिचुएशन आया है वेयर यू नीड ऑल द सब्जेक्ट्स जो है आप लोगों का इक्वली स्ट्रांग होना चाहिए। पहले क्या होता था असम में, अगर एक सब्जेक्ट कमजोर होता था तो सिलेक्शन होता था क्योंकि कट ऑफ थोड़ा कम होगा। अब कट ऑफ थोड़ा कम ज्यादा होने लगा, तो इसीलिए लगभग सारा सब्जेक्ट इक्वली आना चाहिए। अब जो बच्चा ये टफ लेवल का क्वेश्चन करेगा ना, वही जूलॉजी या बॉटनी में मिला के 300 क्रॉस करेगा। उसी का 320 आएगा, 330 आ सकता है, 40 आ सकता है, 50 आ सकता है, और इवन 360 भी आ सकता है। और जो ये सेक्शन बी में सारा क्वेश्चन करेगा। और जो बच्चा सेक्शन बी वाला क्वेश्चन नहीं करेगा, वो चांस ही नहीं है उसका 300 से ज्यादा मार्क्स आ जाए। तो क्योंकि यहाँ से भी थोड़ा गलत होने का चांसेस है, और यहाँ से तो मोस्ट प्रोबेबली जो बच्चा एवरेज मेहनत करता है वो छोड़ देता है, ये क्वेश्चन वो करता ही नहीं है। और जो बच्चा बड़ा जबरदस्त मेहनत करता है, टफ मेहनत करता है, और वो इन 10 क्वेश्चन में से करेगा कुछ ना कुछ अटैम्प्ट। और जो एवरेज मेहनत करता है और वो फिर मीडियम लेवल में भी कुछ गलत करता है, और इजी लेवल तो वो करता है। तो इसीलिए आप लोग याद रख लेना, जो मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा एनसीईआरटी को ब्रॉडली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप याद रख लेना ये मैं खाली सेक्शन बी के लिए कर रहा हूँ। सेक्शन ए डायरेक्टली होता है क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड, लेकिन सेक्शन बी जो है वो एप्लीकेबल बेस होता है, जहाँ टीचर आपका दिमाग लगाएगा, दो अगर क्यों ना एनसीईआरटी से हो। जब तक ना आपने समझ गया होगा एनसीईआरटी, तब तक ये क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए एनसीईआरटी को समझने के लिए हमें एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन जरूरत है, और ताकि जाके ये सेक्शन बी के क्वेश्चन आप कर पाओ। और जो बच्चा सेक्शन बी का क्वेश्चन करेगा वो जूलॉजी में 300 क्रॉस करेगा, और जो नहीं करेगा वो 300 क्रॉस ही नहीं कर सकता। वो अटक जाएगा 270 पे, वो अटक जाएगा 250 पे। हो सकता है किसी का कम हो जाए, जो मेहनत ही नहीं करेगा 150 आएगा, किसी को माइनस भी आता है, किसी में 50 भी आता है। तो इसीलिए याद रख लेना, वी हैव टू अंडरस्टैंड द एनसीईआरटी बड़ा ट्रांसपेरेंटली, बड़ा प्योरली, so that we can attempt these सेक्शन बी क्वेश्चंस। अब खुद ही बता दो आप लोग मुझे, क्या फिजिक्स में इस सेक्शन बी में ज्यादा होगा या 10 से 15 क्या होगा? उस फिजिक्स में इधर भी टफ ही होगा, मीडियम, वो एप्लीकेशन ज्यादा होता है फिजिक्स। केमिस्ट्री भी एप्लीकेशन ज्यादा होता है। तो लेकिन बायोलॉजी में इस सेक्शन में मेमोरी बेस ज्यादा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा एप्लीकेबल बेस होगा। सो अब हम लोग ये एनोमर्स के बारे में था, आइसोमर्स के बारे में था। तो बच्चों अब हम लोग का जो नेक्स्ट वाला कार्बोहाइड्रेट है और वो है ओलिगोसैकेराइड्स। तो आप लोग हेडिंग कर लेना उधर में, टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। ये सारा कहानी मोनोसैकेराइड्स का था, अब हमें देखना है ओलिगोसैकेराइड्स का कहानी। तो बच्चों ओलिगोसैकेराइड में कितना मोनोसैकेराइड बताया था मैंने? 2 to 2 to 9 मोनोसैकेराइड। 9. तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप the monosaccharides in oligosaccharides are connected by glycosidic bonds. The monosaccharide in oligosaccharide are connected by glycosidic bond. या bonds भी लिख सकते हैं that are formed due to the process of dehydration. तो डिहाइड्रेशन मतलब जब वाटर रिमूव हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो जब भी वाटर रिमूव होगा तो तब जाके फिर यहाँ में दो मोनोसैकेराइड के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। तो बच्चों ये जो ओलिगोसैकेराइड जो है
ये डिफरेंट तरह के होंगे और उनका जो है मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल भी बता दूंगा और उनका थोड़ा सा हम लोग कंपोजिशन भी बता देंगे। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि ओलिगोसैकेराइड्स और यहाँ पे लिख सकते हैं आप नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स और बच्चों यहाँ पे आप लोग लिख लेना एग्जांपल्स। तो अब अगर हम लोग ओलिगोसैकेराइड का एग्जांपल दें और उनमें देखेंगे मोनोसैकेराइड कितना होगा और फिर उनका एग्जांपल देखेंगे। तो ओलिगोसैकेराइड में सबसे पहला एग्जांपल आप लोगों को जरा क्या याद रखना है, डाइसैकेराइड। और डाइसैकेराइड में बता दो कितना मोनोसैकेराइड होगा, 2 होगा। और एग्जांपल क्या क्या होगा डाइसैकेराइड का, जैसे सुक्रोज है, जैसे लैक्टोज है, हाँ वेरी गुड, जैसे मेल्टोज है। और बच्चों एक और आपको एनसीईआरटी ने कॉकरोच के उस पे पार्ट में दिया है ट्रिहेलोस। तो अब ये डाइसैकेराइड के बाद जो है देयर इट कैन बी ट्राइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड में 3 होगा और बच्चों एग्जांपल जो होगा और लिख लेना रेफिनोस और टेट्रासैकेराइड। और टेट्रासैकेराइड में 4 होंगे तो इसका एग्जांपल लिख लेना स्टैकियोस। और देन होगा पेंटासैकेराइड। पेंटासैकेराइड में कितना मोनोसैकेराइड होंगे, 5 और एग्जांपल होगा वर्बस्कोस। और फिर आगे आगे और होता जाएगा तो यहाँ पे लिख लेना एंड सो ऑन। हेक्सा, हेप्टा वगैरह, ऑक्टा, नैनो। तो फिलहाल जो कॉमन है वो सबसे ज्यादा डाइसैकेराइड्स है और जिसमें 2 मोनोसैकेराइड होगा, एग्जांपल है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ट्रिहेलोस। कभी भी ट्राइसैकेराइड का पूछा जाए रेफिनोस, टेट्रासैकेराइड का स्टैकियोस, पेंटासैकेराइड का वर्बस्कोस। Are you done with this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हमें एनसीईआरटी कह रहा है कि आप लोग डाइसैकेराइड के बारे में नॉलेज रख लो, ठीक है। तो हम इसमें से अब हम लोग देखेंगे डाइसैकेराइड्स। और डाइसैकेराइड्स में लिख लेना दे आर कॉमन ओलिगोसैकेराइड्स। They are common oligosaccharides that are made up of 2 monosaccharides. They are common oligosaccharides that are made up of 2 monosaccharides and that which are connected by one glycosidic bond. और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को हम फिलहाल आगे रिप्रेजेंट करेंगे जीबी से। They are common oligosaccharides that are made up of 2 monosaccharides which are connected by one glycosidic bond. जरा बच्चों क्या था एग्जांपल डाइसैकेराइड का? सुक्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज है ना। तो चलो आप लोग तो कोई सा भी स्टार्ट कर लो। चलो माल्टोस का स्ट्रक्चर मैं बता दूंगा और आप लोग हेडिंग कर लेना इसमें माल्टोस।
तो माल्टोज को हम लोग माल्ट शुगर कहते हैं। बच्चों ये माल्टोज जो है ये याद रख लेना आप, इसमें 2 ग्लूकोज यूनिट होते हैं। सो इट कंटेन्स it is composed of 2 alpha glucose, that are connected by alpha 1,4 glycosidic bond. It is composed of 2 alpha glucose that are connected by alpha 1,4 glycosidic bond. So इसमें आप next point लिख लेना, it is obtained from the digestion of starch, और यह लिख लेना ग्लाइकोजन। और फिर आप लोग आगे एक डाइजेशन का रिएक्शन, जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे तो वहां हम लोग क्या कहते हैं कि स्टार्च जो है इसके साथ अब ब्रेक होगा, वाटर मिलेगा। और बच्चों जब वाटर मिलेगा और वो वाटर यहाँ पे एक एंजाइम आएगा और उस एंजाइम का नाम है अल्फा सलाइवरी एमाइलेज, और जिसको हम लोग टाइलिन भी कहते हैं। और ये अल्फा सलाइवरी एमाइलेज इस स्टार्च को जरा बच्चों किस में डाइजेस्ट करेगा? मेल्टोस में डाइजेस्ट करेगा। तो याद रखना है आपको कि कहीं पे भी मेल्टोस डायरेक्टली नहीं बनता है, कहीं पे भी आपको इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है नहीं कहीं पे। और जब भी ये मिलता है तो ये स्टार्च के या ग्लाइकोजन के डाइजेशन से मिलता है। जैसे आप लोगों ने यहाँ देखा सलाइवरी एमाइलेज ने आया और उसने स्टार्च का डाइजेशन किया और मेल्टोस दे दिया। Are you done with this? Yes, sir. Yes, sir. तो अब हम लोग इसका थोड़ा सा ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखेंगे कैसे बनता है, और प्लस इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे। तो और उसी स्ट्रक्चर से हम लोग कुछ और चीजें सीखेंगे। देखो ये यहाँ मैं ग्लूकोज बना लूंगा। तो बच्चों ये ग्लूकोज जो है आप लोग को पता है कि इसमें स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, और इसमें आप लोग यहाँ में क्या अल्फा ग्लूकोज है दोनों, या अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज है? दोनों क्या है इसमें? अल्फा ग्लूकोज है। तो बच्चों मैं अब दोनों ग्लूकोज अल्फा बना लूंगा। तो यहाँ में ये एक अल्फा ग्लूकोज बनाया और यहाँ मैं ये दूसरा बना रहा हूँ। अगर अल्फा ग्लूकोज होगा तो OH क्या होगा नीचे इधर, और ये वाला H होगा, और ये वाला 4 होगा। तो इस 4 में आप लोग को याद रखना है ये H है, और बच्चों ये यहाँ में OH होगा। Now you people came to know that ये वाला अल्फा ग्लूकोज है तो ये इसका 1 होगा, और ये इसका 4 है, और ये इसका 4 होगा, और ये इसका 1 होगा। तो अब मैं फुल ग्लूकोज को नहीं बनाऊंगा, वो आप लोगों ने बनाया हुआ है, और यहाँ में जस्ट रफली इतना ही कॉन्फ़िगरेशन बना लूंगा। तो फिलहाल मैं बता दूंगा व्हाट दिस इज हियर, अल्फा ग्लूकोज, एंड व्हाट दिस इज हियर, अल्फा ग्लूकोज। तो बच्चों जब ये दोनों अल्फा ग्लूकोज मिलेगा, यहाँ में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो यहाँ में अब बनेगा इस माल्टोस का स्ट्रक्चर। तो माल्टोस जो है वो अब फाइनली कुछ इस तरह का बनेगा। तो यहाँ में इन दोनों के बीच में ये OH और ये H अब एज अ वाटर मॉलिक्यूल बाहर आएगा, और फाइनली द माल्टोस विल बी लाइक दिस।
और अब ये H इधर होगा और बच्चों इस O को मैं इधर लिखूंगा, जो ये O एक बचा इधर, और इसी O के साथ अब दूसरा वाला ग्लूकोज लिंक हो जाएगा। और ये यहाँ में H होगा और ये अब O बचा और ये O दोनों को कनेक्ट करेगा। जरा बता दो मुझे ये कौन सा कार्बन एटम था? 1, और ये वाला क्या था? 4, और ये वाला क्या था? 1, और इस 1 पे यहाँ में OH आप लोग को पता है नीचे रहता है, और ये यहाँ में 4 था और यहाँ में H ऊपर होगा और यहाँ में OH नीचे होगा। एंड नाउ दिस स्ट्रक्चर इज द मैल्टोज। और जो ये बॉन्ड बना ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 4 की तरफ जा रहा है, तो बच्चों क्या कहेंगे इस बॉन्ड को? यहाँ में 1 to 4 1 4 ग्लाइकोसाइडिक। glycosidic bond. Glycosidic bond. Are you done with this? Yes, sir. Yes, sir. तो ये Yes, था sir. माल्टोज का स्ट्रक्चर। अब बताओ माल्टोज में कितने शुगर्स होते हैं? माल्टोज में कितना शुगर्स होता है? 2। 2. तो एक क्या होगा? अल्फा ग्लूकोज, दूसरा भी क्या होगा? अल्फा ग्लूकोज। तो बच्चों ये दोनों अल्फा ग्लूकोज कौन सा बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होता है? Glycosidic bond. ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का डायरेक्शन क्या है? एक ग्लूकोज का 1 और दूसरे ग्लूकोज का 4। ठीक है, एक का 1 और दूसरे का 4। और अब आप लोग नेक्स्ट वाला जो है यू कैन राइट देयर लैक्टोज। और बच्चों इस लैक्टोज को हम लोग मिल्क शुगर कहते हैं। और ये लैक्टोज जो है ये बना होता है बीटा गैलेक्टोज का और बीटा ग्लूकोज का। सो इट इज कंपोज्ड ऑफ अल्फाज अपना माइक्रोफोन बंद रख लेगा। इट इज कंपोज्ड ऑफ बीटा गैलेक्टोज and beta glucose that are connected by it is composed of beta galactose and beta glucose that are connected by beta 1,4 glycosidic bond. तो अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे डायरेक्टली, वो लंबा बनाने का जरूरत नहीं है। और मैं आप लोगों को यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर आप बता दो। देखो बच्चों कौन सा ग्लूकोज है इसमें? बीटा। बीटा ग्लूकोज। और कौन सा गैलेक्टोज है? बीटा। जरा गैलेक्टोज और ग्लूकोज में बता दो डिफरेंस कहाँ में है? OH नीचे। हाँ OH ऊपर। हाँ, कहाँ में बताया था? कौन सा कार्बन एटम पे? 4th कार्बन एटम। 4th कार्बन एटम पे, है ना? तो अगर मैं कहूँगा कि ये यहाँ में बीटा गैलेक्टोज है, तो बच्चों बीटा गैलेक्टोज का OH ऊपर होगा। अगर मैं यहाँ पे कहूँगा ये ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज है, तो बीटा ग्लूकोज का भी OH जो है वो नीचे होगा, और सॉरी बीटा ग्लूकोज का OH ऊपर होगा H नीचे होगा और H नीचे होगा। तो अब ये बीटा 4th है, तो ये 4th का OH नीचे होगा। अब ये OH आप लोग अभी नहीं लिखना, ये OH और ये OH तो बच्चों रिएक्ट करेगा। जब ये OH रिएक्ट करेगा तो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। तो ये बॉन्ड ना अब जब रिलीज होगा तो यहाँ में अब इन दोनों को वो कनेक्ट करके रख लेगा, और वो इन दोनों को ऐसे कनेक्ट करेगा। ये O बचेगा और ये O अब इनको कनेक्ट करके रखेगा ऐसे। और ये हो गया H और ये हो गया H, और ये 1 कार्बन एटम है। जरा ये गैलेक्टोज है, तो अगर ग्लूकोज में 4th कार्बन एटम पे OH नीचे होता है, तो बच्चों गैलेक्टोज में 4th कार्बन एटम पे OH क्या होगा? ऊपर होगा।
क्योंकि उनके बीच में फोर्थ में डिफरेंस होता है। तो आप लोगों ने यहाँ में देखा ये कौन सा शुगर है, बीटा गैलेक्टोज, और ये कौन सा है, बीटा ग्लूकोज, लेकिन मिला के इन्होंने क्या बनाया, लैक्टोज बना दिया। तो ग्लूकोज में फोर्थ कार्बन पे एटम पे अगर OH नीचे होगा तो आप लोगों को पता है गैलेक्टोज का डिफरेंट होता है, 4 के जैसा नहीं होता जैसे ग्लूकोज में था। तो अगर इसमें नीचे होगा इसमें ऊपर होगा, और बाकी दोनों के 1 पे OH ऊपर, OH ऊपर। तो इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे कि ये दोनों आइसोमर जो है दे आर बीटा एनोमर्स। और ये वाला बॉन्ड जरा बता दो कौन सा बॉन्ड होगा, बीटा 1 4 negative. 1 to 4 glycoside. Are you done with this? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इसमें लिख लेना ह्यूमन mother's milk contains 7% lactose। और जो आप केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट वगैरह पढ़ते हैं, 7% का मतलब क्या होता है, 7 ग्राम 100 milliliter. 7 ग्राम पर 100 ml। तो उसको हम लोग परसेंट कहेंगे। तो 7 ग्राम मीन्स पर 100 ml होगा ह्यूमन के मदर मिल्क में। अब देख लो बच्चों, आगे हमें सीखना है कि रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं और नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं। चलो आप लोग बता दो मुझे, इस बीटा ग्लूकोज में CHO ग्रुप कौन से वाले कार्बन एटम पे होता है, CHO। इसमें यहाँ में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। बच्चों इस गैलेक्टोज में बता दो मुझे CHO ग्रुप कहाँ में होगा, 6th number. 5. अरे आप लोगों को पता है भाई, कंफ्यूज मत हो जाओ। एल्डोज शुगर में CHO कहाँ में होता है, फर्स्ट कार्बन फर्स्ट पे। तो बच्चों गैलेक्टोज एल्डोज है या कीटोज है, Galactose एल्डोज है ना। तो अब बताओ कहाँ में इसका CHO ग्रुप होगा, 1 पे। ये ग्लूकोज एल्डोज है या कीटोज है, एल्डोज। तो इसका भी CHO कहाँ में होगा, 1 में। अगर शुगर में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होगा या फ्री कीटोनिक ग्रुप होगा, उस शुगर को कहते हैं हम रिड्यूसिंग शुगर। अगर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप या फ्री कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा तो उसको कहते हैं हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर। Non-reducing sugar. अब बच्चों बता दो मुझे, इस लैक्टोज में कितने एल्डिहाइड ग्रुप है, 2। एक किसका, गैलेक्टोज का, दूसरा किसका, ग्लूकोज का। लेकिन गैलेक्टोज का CHO ग्रुप किसके साथ बिजी है, बीटा 1 glycosylated bond. और लेकिन ग्लूकोज का क्या है, फ्री है। तो इसी तरीके से जरा बता दो आप लोग मुझे, इसमें मेल्टोस में ये कौन सा शुगर है, ग्लूकोज। ये कौन सा शुगर है, ग्लूकोज। जरा इधर में बता दो क्या होगा, एल्डिहाइड। इधर में भी क्या होगा, एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड किसके साथ बिजी है, ग्लाइकोसाइलिक बॉन्ड। तो लेकिन ये वाला क्या है, फ्री है। बता दो मेल्टोस और लैक्टोस में क्या एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है या एल्डिहाइड ग्रुप उसमें एब्सेंट है, फ्री वाला। फ्री है, एक बिजी है लेकिन एक फ्री है। अब बताओ लैक्टोज और मेल्टोज रिड्यूसिंग शुगर होंगे या नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगे, मेल्टोज या लैक्टोज अब रिड्यूसिंग शुगर होंगे या नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगे, Reducing sugar. रिड्यूसिंग शुगर होंगे, बिकॉज़ दे हैव फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है। और अभी हम लोग देखेंगे कि फ्री किस में नहीं हो सकता है, और वो आपको पता चल जाएगा सुक्रोज के स्ट्रक्चर से। तो अब आप लोग नेक्स्ट वाला जो शुगर लिख लेना, और वो लिख लेना आप सुक्रोज। और इस सुक्रोज को हम लोग ऑल्सो कहते हैं केन शुगर। और बच्चों यह हम जो किचन में रखते हैं, चाय वगैरह में डालते हैं, तो या तो किचन शुगर भी कहते हैं और या तो हम इसको टेबल शुगर भी कहते हैं, और यही हम लोग कंज्यूम करते हैं।
तो इसमें लिख लेना इट इज कंपोज्ड ऑफ बीटा fructose and alpha glucose. That are connected by beta 1,2 glycosidic bond. कौन से बॉन्ड से होगा ये कनेक्टेड? 1,2 बीटा 1,2 glycosidic bond. Are you done with this? Yes, sir. तो आप लोगों को कंपोजिशन पे फोकस करना है और आप लोगों को फोकस करना है बॉन्ड पे, और आप लोगों को फोकस करना है शुगर और उसके अल्टरनेटिव नाम पे। तो अब मैं आपको पहले इसका स्ट्रक्चर बता दूंगा और फिर जाके हम लोग इसका फर्दर पॉइंट्स लिखेंगे। देखो बच्चों, यहाँ में मैं सपोज ग्लूकोज बनाऊंगा, जरा ग्लूकोज क्या अल्फा है इसमें या बीटा है? अल्फा है ना? तो ग्लूकोज अगर अल्फा है तो ये लाल मानेंगे OH है और ये मानेंगे OH। फ्रुक्टोज क्या है? फ्रुक्टोज अल्फा है या बीटा है? बीटा। तो ये मानेंगे हम फ्रुक्टोज है। अभी आप लोग बनाना नहीं, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। तो आप लोगों को कहा था मैंने फ्रुक्टोज का OH ऊपर होगा, बीटा है, और यहाँ से क्या होगा? CH2H होगा, है ना? और यहाँ में क्या बताया था? ये अल्फा है तो इसका OH क्या होगा? नीचे, और इसका OH क्या होगा? नीचे। अब देखो यहाँ में क्या होगा, यहाँ में बॉन्ड जो है ये फ्रुक्टोज का OH इस पे अटैक करेगा और बॉन्ड बनाएगा, लेकिन केमिस्ट्री में तो ऐसा मॉलिक्यूल ही नहीं होगा कोई ऐसा जिसका ऐसे बॉन्ड हो। तो जब इन दोनों के बीच में ये कौन सा एटम है? इधर 1, तो बच्चों ये क्या है? इधर 2, तो ये वाला क्या है? 1। तो जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो ये फ्रुक्टोज का रिंग रोटेट होगा। अब फ्रुक्टोज का रिंग ऐसे रोटेट होगा कि ये 2 इस साइड आएगा और जो इधर में जो ये 5 था ये इस साइड जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको हटा दूंगा इधर से, जो ये अटैक मैंने कराया, क्योंकि बॉन्ड ऐसा नहीं होगा। तो अब मैं 2 नॉर्मली इधर लिखता था, अब मैं 2 इधर लिखूंगा, और मैं 5 इस साइड लिखता था, अब मैं 5 इस साइड लिखूंगा। और अगर मैं 5 और 2 ऐसे लिखूं तो बच्चों क्या होगा यहाँ में कि ये जो है, जस्ट वेट 1 मिनट, और ये वाला हटेगा इधर से और ये वाला हटेगा, और जब ये चीज हटेगा इधर से तो हाँ, तो यहाँ पे इससे रिमूव हो गया और ये वाला आएगा। चलो अब हाँ, जस्ट वेट 1 मिनट। अब देख लो बच्चों, इधर ये 2 मैं इधर से लिखूंगा अब, और ये 5 जो है मैं अब इधर से लिखूंगा। तो जब मैं 2 इधर से लिखूंगा तो मैं ना इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लूंगा। मैं कहूंगा कि ये OH में इधर लिखूंगा। जरा 2 पे अगर मैं OH नीचे लिखूं और CH2 ऊपर लिखूं, बच्चों क्या ये अल्फा बनेगा या बीटा नंबर बनेगा? अगर मैं 2 पे OH नीचे लिखूं फ्रुक्टोज का, हाँ? बीटा। ना OH नीचे जब होता है, इसके केस में OH कहाँ पे होता है?
1 पे तो कहेंगे हम अल्फा। तो जब कीटो शुगर होता है अगर 2 पे OH नीचे होगा तो क्या कहते हैं अल्फा। तो लेकिन अगर ये OH ऊपर होता तो क्या कहते हैं बीटा। तो लेकिन मैंने OH क्या लिखा नीचे। तो बच्चों अगर मैंने OH नीचे लिखा, अब बता दो मुझे क्या मुझे यहाँ में CH2OH ऊपर लिखना पड़ेगा और H नीचे लिखना पड़ेगा या मुझे उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करना पड़ेगा। है सर, उल्टा तो करना मुझे पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जो ये CH2OH जो है 6th वाला ये मुझे नीचे लिखना पड़ेगा और ये मैंने नीचे लिख दिया और ये वाला मैंने ऊपर कर दिया। तो अब ये वाला जो है, अब बताओ क्या ये अब बीटा फ्रुक्टोज है या अल्फा फ्रुक्टोज है। बीटा फ्रुक्टोज। बीटा फ्रुक्टोज क्योंकि CH2OH OH दोनों एक साइड ही है। तो अब मैं क्या यहाँ पे करूंगा, ये OH और ये OH हटेगा और जब ये OH हटेगा तो यहाँ में बीच में बॉन्ड बनेगा और वही बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे बीटा 1 तो यहाँ से मैं इसको हटा दूंगा और इसको हटा दूंगा और हो रहा है। हाँ अब यहाँ में मैं बॉन्ड बना लूंगा और बॉन्ड बनेगा सुक्रोज का। नाउ यू कैन ड्रा। अब हम लोग ये इधर से लाएंगे ये और बीच में ओ रखेंगे और ये वाला and now this bond is called as which bond? बीटा 1 2 ग्लाइकोसाइड। Beta 1 2 glycoside। क्लियर। ये कौन सा शुगर है इधर लेफ्ट वाला, अल्फा ग्लूकोज या बीटा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज और ये वाला बीटा फ्रुक्टोज। अब जरा जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि अगर एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप फ्री होगा तो कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर और अगर फ्री नहीं होगा तो कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब बता दो बच्चों क्या ये सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग क्यों। फ्री नहीं है क्योंकि यहाँ पर फ्री नहीं है। जरा क्या इस सुक्रोज में ग्लूकोज में एल्डिहाइड होगा या यहाँ पे कीटोन होगा इधर एल्डिहाइड। और बच्चों फ्रुक्टोज के कहाँ में कीटोनिक ग्रुप होगा सेकंड पे। तो अब देखो यहाँ में कीटोनिक ग्रुप भी बिजी है एल्डिहाइड ग्रुप भी बिजी है और ना इसमें एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है ना इसमें कीटोनिक ग्रुप फ्री है। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे सुक्रोज क्या होगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सो इसमें आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि सुक्रोज इज ऑब्टेन फ्रॉम Saccharum officinarum और Saccharum officinarum जो है उसके ब्रैकेट में लिख लेना शुगर की। तो गन्ना जो है उसी से सुक्रोज मिलता है और ये सेकंड स्वीटेस्ट शुगर है। Which is the first sweetest sugar? Fructose. And having a sugar index of शुगर इंडेक्स ऑफ 100। जो हम लोग स्वीटनेस का इंडेक्स लगाते हैं वो शुगर इंडेक्स होता है। अब बच्चों बता दो मुझे क्या फ्रुक्टोज का शुगर इंडेक्स 100 से ज्यादा होगा या 100 से कम होगा। मोर देन 100 होगा बिकॉज फ्रुक्टोज जो है वो सुक्रोज से ज्यादा स्वीट है। तो अगर इसका 100 होगा उसका 100 से ज्यादा होगा। ग्लूकोज का क्या होगा 100 से कम होगा 100 से ज्यादा होगा। कम होगा बिकॉज वो सुक्रोज से भी कम जो है स्वीट है। Are you done with this? Yes, sir. So this was regarding the sucrose. तो अब आप लोग नेक्स्ट वाला
वहां पे जो डाइसैकेराइड लिख लेना एंड यू कैन राइट देयर ट्रिहेलोस। और ट्रिहेलोस में आप लोग लिख लेना इट इज कंपोज्ड ऑफ टू अल्फा ग्लूकोज। It is composed of 2 alpha glucose that are connected by alpha 1,1 glycosidic bond। जरा बच्चों बॉन्डिंग से ही अब आप लोग बता सकते हैं क्या ये रिड्यूसिंग होगा या नॉन रिड्यूसिंग होगा। बॉन्डिंग से ही आप अगर आप लोग शार्प होंगे यू कैन टेल मी द बाय द हेल्प ऑफ बॉन्डिंग दैट इट विल बी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग। जरा क्यों होगा नॉन रिड्यूसिंग? क्योंकि यहाँ पर बहुत एल्डिहाइड ग्रुप ही नहीं होगा। वेरी गुड। क्योंकि इसमें यहाँ में 2 अल्फा ग्लूकोज है, तो 2 अल्फा ग्लूकोज होगा बच्चों। क्या इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा या एल्डिहाइडिक कीटोनिक होगा या कीटोन और एल्डिहाइड होगा? एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ में होता है? 1 में। एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ होता है? 1 में। तो 1 और 1 बॉन्डिंग है, तो दैट मींस क्या होगा? ये नॉन रिड्यूसिंग। तो फिलहाल आप लोगों को ट्रिहेलोस का ना तो टेंशन लेना है इस कंपोजिशन का, ना टेंशन लेना है बॉन्डिंग का, लेकिन आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एनसीईआरटी ने दिया है, और वो पॉइंट ये है कि इट इज प्रेजेंट इन ब्लड, और उस ब्लड को हम लोग हेमोलिफ कहते हैं। इट इज प्रेजेंट इन ब्लड या हेमोलिफ ऑफ इंसेक्ट्स। इट इज प्रेजेंट इन ब्लड या हेमोलिफ ऑफ इंसेक्ट्स। और बच्चों अगर इंसेक्ट ना पूछा जाए, जरा इंसेक्ट कौन सा फाइलम से बिलोंग करता है? फाइलम इंसेक्टा तो क्लास है, फाइलम का नाम क्या है? आर्थ्रोपोडा। या तो जो इंसेक्ट का ब्लड है, कॉकरोच का ब्लड है, उसको हेमोलिफ कहते हैं, और उसी हेमोलिफ में एक शुगर होता है, एक डाइसैकेराइड होता है। जरा बता दो उस डाइसैकेराइड का नाम क्या है? ट्रिहेलोस नहीं है, ट्रिहेलोस, TREHALOS। क्लियर? अब बताओ डाइसैकेराइड का नाम क्या है? पहला डाइसैकेराइड सुक्रोज। जरा क्या है बॉन्डिंग सुक्रोज में? अल्फा 1 2। बच्चों माल्टोस में कौन कौन सा मोनोसैकेराइड्स होता है? माल्टोस में अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज 2। और बॉन्डिंग कौन सा होता है? अल्फा 1 वेरी गुड, अल्फा। जरा लैक्टोज का कंपोजिशन बता दो। बीटा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। और बॉन्डिंग बीटा 1 फॉर ग्लाइकोसाइड। बीटा 1 फॉर ग्लाइकोसाइड। जरा बच्चों आप लोग मुझे ट्राइसैकेराइड का एग्जांपल बताओ। ट्राइसैकेराइड का रेफिनोस। क्या है? रेफिनोस है। जरा कौन सा शुगर्स हमारे बॉडी में होता है? बीटा आइसोमर्स या एल आइसोमर्स? सॉरी, डी आइसोमर्स या एल आइसोमर्स? डी आइसोमर्स। बच्चों कौन सा मोनोसैकेराइड जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। क्यों? due to the absence of chiral carbon atom। तो बच्चों क्या नेचर में खाली डी शुगर्स है या नेचर में डी भी है, एल भी है? डी भी एल भी। लेकिन ह्यूमन बॉडी में क्या होता है? खाली डी शुगर से प्रेजेंट होता है। तो आप लोग रिवाइज करते रहना, और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इज देयर एनी डाउट? No, sir.